दोस्तों, टॉपर्स तक चैनल में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है इसी फेडरल सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली आगे चलेंगे लेकर के। आज हम जो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इसको देखते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो संघीय व्यवस्था जो है हमारे देश में किस प्रकार चलती है और किस प्रकार उसका फंक्शन कार्य करता है, उसको हम लोग आज देखते हैं। दोस्तों, जो फेडरलिज्म है उसको हम थोड़ा समझ ही रखे हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। जो संविधान बनाया गया है, संविधान में जो प्रावधान है, प्रोविजन है हर जाति धर्म के लिए, कह रहे हैं वो सारी चीज़ें फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए नेसेसरी है, कंपलसरी है। बट लेकिन दीज आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन केवल संविधान में जो लिखा गया है उसके आधार पे जो फेडरलिज्म है वो सक्सेसफुल केवल उसके आधार पे नहीं हो सकता है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो कि फिर कैसे फेडरलिज्म चलेगा, सक्सेसफुल कैसे होगा? इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कह रहा है कि हमारे इंडिया में अगर जो फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में संघीय व्यवस्था कि हमारे देश में सभी जाति धर्म को, सभी क्षेत्र के लोगों को संविधान में बराबर का इक्वल का राइट्स दिया गया है। इसीलिए हमारे देश में आज 70 साल हो गए लेकिन आज भी सभी लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। यहाँ देखते हैं द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो रियल सक्सेस है, फेडरलिज्म जो सक्सेसफुल हुआ है हमारे देश में, आज जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे लड़ाई नहीं होती है। पहले हुआ था, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तब हुआ, लेकिन उसके बाद जो है जब संविधान हमारे देश में लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से हमारा कंट्री कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है। आगे देखते हैं, दिस एंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री। कह रहा है हमारे देश के संविधान में क्या है कि हमारे देश के संविधान में रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हमारे देश में इतने सारे जाति के लोग हैं, इतने सारे धर्म के लोग हैं, 7 धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ इतने जाति के लोग, इतने धर्म के लोग, इतने क्षेत्र के लोग, इतने भाषा के लोग, अलग अलग खान पान, अलग अलग तौर तरीके, बात करने के तरीके, इतने सारे लैंग्वेज होने के बाद भी हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। यही हमारी डाइवर्सिटी है। तो हमारे देश में क्या है कि जो ऊंची जाति का व्यक्ति है वो नीची जाति के धर्म की रिस्पेक्ट करता है, वो उसके खान पान का रिस्पेक्ट करता है, हर व्यक्ति एक दूसरे का रिस्पेक्ट करता है, हर व्यक्ति को संविधान में बराबर का अधिकार दिया गया है, गरीब अमीरों को रिस्पेक्ट दिया गया है। इसलिए हमारा फेडरलिज्म जो संघीय व्यवस्था है वो इतने दिनों से अच्छे प्रकार से चल पा रहा है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। कह रहे आगे हम देखेंगे कि आखिर हमारा संविधान, इतना बड़ा संविधान, इतने बड़े कंट्री, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन में है, उसके बाद भी हमारा कंट्री इतने अच्छे से चल पा रहा है। इसका रीज़न क्या है? संविधान में किस किस प्रकार के प्रोविजंस रखे गए जिसके आधार पे हमारा कंट्री कॉन्टिन्यूसली चल रहा है और प्रोग्रेस भी कर रहा है। दोस्तों, आगे है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब है भाषाई राज्य। अब देखते हैं थोड़ा लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है। दोस्तों, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ उस समय हमारा देश जो है कई सारे भाषाओं में बटा हुआ था। पहले तो पता ही होगा, राजा का सिस्टम था, हर जगह राज प्रथा था। तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हर लैंग्वेज के लोग जो है अपने अपने राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने लगे। तेलुगु जो बोलते थे उधर आंध्र प्रदेश की डिमांड करने लगे, गुजरात के लोग गुजराती डिमांड करने लगे, महाराष्ट्र के लोग मराठी राज्य की डिमांड करने लगे, इधर फिर पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलते थे इसलिए वो अलग राज्य की डिमांड करने लगे, हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलते थे अलग राज्य की। इस तरह से अगर भाषा के आधार पे अगर हमारा देश
राज्य को बांटा जाता तो हमारे देश में करीब करीब जो है 2000 के आसपास लैंग्वेज बोला जाता है। तब तो हमारा देश अलग अलग भागों में बढ़ जाता। लेकिन भारत सरकार में जो पहले होम मिनिस्ट्री हुए, गृह मंत्री हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ के साथ, और जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने बड़ी ही समझबूझ के साथ हमारे देश के संविधान को भाषा के आधार पर न बांट करके, क्षेत्र के आधार पर न बांट करके पूरे देश को एक कंट्री के रूप में समायोजित करके रखा। ये हमारे देश की खूबसूरती है। देखते हैं, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में जो भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर जो राज्य की मांग किया जाने लगा, जो पॉलिटिक्स किया जाने लगा, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी। कठिन परीक्षा की घड़ी थी। एक तरह से एक हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक टेस्ट था। इफ यू लुक, कह रहा है, अगर आप देखेंगे, अगर आप देखोगे तो द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2017। कह रहे जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और 1947 के बाद हमारे देश में डेमोक्रेसी आया, तब से लेकर के आज 2017 तक यानी 2022 तक अगर आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ चेंजेज। हमारे संविधान में कई सारे चेंजेज किए गए। हमारे कई सारे राज्यों के बाउंड्री में, कई सारे राज्य की सीमा में, कई सारे राज्य के नाम में चेंजेस किए गए। जैसे उत्तरांचल पहले नाम था, उत्तराखंड नाम कर दिया गया। पंजाब और हरियाणा एक राज्य था, उसको अलग अलग कर दिया गया, उसकी बाउंड्री चेंज कर दी गई। गुजरात और महाराष्ट्र एक सिंगल स्टेट था, बाद में अलग अलग राज्य कर दिया गया। इस प्रकार से कई सारे राज्य जो है बनाए गए और उसकी बाउंड्री भी चेंज की गई। अगर ऐसा नहीं किया जाता, अगर बाउंड्री नहीं चेंज किया जाता, उनका नाम चेंज नहीं किया जाता, राज्य की डिमांड जो हो रही थी अगर उनको नहीं अलग किया जाता, तो हमारा देश भी कई पार्ट में टूट चुका होता और इंडिया जो है कई सारे कंट्री में डिवाइड हो जाता। देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड। कह रहे बहुत सारे पुराने जो राज्य थे वो टूट गए, उसे ख़त्म कर दिया गया। एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, और कई सारे नए राज्य क्रिएट किए गए, बनाए गए। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। कह रहे कई सारे राज्यों की बाउंड्री, कई सारे राज्यों के नाम चेंज कर दिए गए। जैसे अभी हम देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन से राज्य के नाम चेंज कर दिए गए, कौन कौन से राज्य की बाउंड्री चेंज कर दी गई। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 के बाद कई सारे पुराने राज्यों को चेंज करके उसकी जगह पर नया राज्य बनाया गया। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। कई सारे राज्यों में क्या हो गया कि लोग सेम लैंग्वेज बोलते थे और एक ही राज्य में रहते थे। ऐसे लोगों के लिए एक अलग राज्य बना दिया गया। जैसे गुजरात के लोगों के लिए गुजराती राज्य गुजरात बना दिया गया। महाराष्ट्र में जहाँ मराठी बोलते थे उनके लिए अलग राज्य मराठी महाराष्ट्र बना दिया गया। इसी प्रकार 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया, क्योंकि झारखंड जो था वो ट्राइबल स्टेट था और बिहार के साथ रह कर के उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया गया और 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार समय के साथ साथ हमारे देश में कई सारे राज्यों के नाम में बदलाव किए गए, कई सारे राज्यों के बाउंड्री में चेंज किया गया, कई सारे राज्यों के नाम में बदलाव किया गया। तो इस प्रकार हमारे देश में जो बदलने की सीमा का जो तरीका था, इस कारण से हमारा कंट्री जो है वो अच्छे से चल पाया। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कुछ राज्य जो है लैंग्वेज के आधार पे नहीं बदले गए, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। कई सारे राज्यों का कल्चर अलग था। जैसे बिहार और झारखंड को जो चेंज किया गया, झारखंड का कल्चर बिल्कुल अलग था। झारखंड एक
झारखंड एक जो है, झारखंड एक ट्राइबल स्टेट था, जबकि बिहार जो है वो मैदानी राज्य था। फिर झारखंड एक पहाड़ी राज्य भी था, तो कल्चर उसका अलग था, ज्योग्राफी झारखंड की अलग थी। उसी प्रकार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, छत्तीसगढ़ भी का भी ज्योग्राफी अलग था, कल्चर वहाँ की अलग थी, एथनिसिटी अलग था। तो इस प्रकार से कई सारे राज्य को इस आधार पे चेंज किया गया, बदल दिया गया। दीज इंक्लूडेड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। कह रहे इस तरह का जो राज्य था वो नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है। ये अपने राज्य के साथ मिल करके इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए इनको मेन राज्य से सेपरेट किया गया, अलग किया गया और इसके नाम को भी बदल दिया गया। ये पता है किसी राज्य को क्रिएट करने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। आगे हम देखेंगे इस पर डिटेल से, तो अभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, ये है 1947 का इंडिया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो थोड़ा सा इसे अगर देखेंगे आप तो आपको और समझ में आएगा कि ये देखिए कि 1947 में जो था वो पहले जो था, ये देखिए, ये देखो कि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था। जम्मू कश्मीर को 2019 में अलग अलग राज्य में बांट दिया गया है। पंजाब और एचपी, हिमाचल प्रदेश, देखो हरियाणा की बाउंड्री अलग है। राजस्थान कितना बड़ा राज्य है, ये देखिए। गुजरात, महाराष्ट्र देखो, यहाँ दादर एंड नगर हवेली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। ये सारा राज्य जो है वो उन सारे राज्य, कई सारे राज्यों के नाम में चेंज किया गया, कई सारे राज्यों के नाम में बदलाव किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो बदलने की टेंडेंसी थी कि समय समय के हिसाब से राज्यों को के नाम में चेंज किया जाए, उनके बाउंड्री में चेंज किया जाए, इसलिए हमारा संविधान, हमारा कंट्री इतने सालों से बिल्कुल लगातार चल रहा है। देखते हैं, व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। कह रहा है जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारे देश में लैंग्वेज के आधार पे राज्य की मांग होने लगी, जैसे आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु बोलने वाले थे वो अलग राज्य, जो गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, मध्य प्रदेश में जो हिंदी बोलने वाले लोग थे, केरल में मलयालम बोलने वाले लोग थे, ये सब अलग अलग राज्य की डिमांड करने लगे। तो इससे हमारे जो देश के लीडर थे, नेता थे, वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कंट्री जो है अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो जाए। जैसे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जब देश आज़ाद हो रहा था, कई सारे कंट्री पाकिस्तान, कई सारे स्टेट्स पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे थे। जैसे हैदराबाद, अब पूरे इंडिया के बीच में हैदराबाद है, अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलता तो भारत का जो बॉर्डर होता वो कैसा होता, थोड़ा सोचो। गुजरात में एक राज्य था, वो भी जो है अगर पाकिस्तान के साथ मिलता तो हमारे देश का बॉर्डर कैसा होता, हमारा देश कैसे चल पाता। फिर उसी प्रकार जम्मू कश्मीर भी अगर पाकिस्तान के साथ मिलता तो फिर हमारे देश की जो बाउंड्री होती वो कैसी होती। इस प्रकार बहुत सारे लीडर जो है वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो, अगर राज्य के आधार लैंग्वेज के आधार पे अगर अलग अलग राज्य को बनाया जाने लगा तो हमारा देश जो है करीब करीब 200-250 राज्यों में बंट जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो भारत जो है कई सारे कंट्री में बंट जाए। आगे देखते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। कह रहा है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है पूरे देश को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारा समय समय के हिसाब से सम टाइम, कभी कभी जो है उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट को रिस्ट्रिक्टेड किया है, यानी उसने हर समय इसको नहीं बनाया है। किसी किसी राज्य में जहाँ बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करने लगे उसी राज्य को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया, अदरवाइज सभी राज्य को इस आधार पे अलग अलग नहीं किया गया। बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। कह रहा है अगर राज्य भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर अगर अलग अलग राज्य बना दिया जाए, अगर अलग अलग राज्य बनाया जाएगा तो हमारा कंट्री क्या होगा, छोटे छोटे राज्य में, जब छोटे छोटे राज्य में बटेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत आसान होगा। बिहार के साथ जब झारखंड जुड़ा हुआ था तो बहुत बड़ा राज्य था, तो अच्छे से शासन नहीं चला पा रही थी गवर्नमेंट, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था।
उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड मिला हुआ था तो बहुत बड़ा राज्य हो जाता था, तो उतने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पा रहा था। लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया, जब झारखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो इन तीनों राज्य का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। वही यहाँ कह रहा है कि जब छोटे छोटे राज्य होंगे डेवलपमेंट तो अधिक होगा, लेकिन क्या भाषा के आधार पर पूरे देश के को अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाए? अगर ऐसा होगा तो अभी पता है कम से कम 20-25 राज्य और अलग अलग बन जाएंगे। इससे क्या होता है, देश के टूटने का खतरा रहता है, देश अलग अलग क्षेत्रों में बंटने का खतरा रहता है। इसीलिए भारत सरकार इसी बात से डरती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूज टू द, अब थोड़ा हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी को देख लेते हैं कि भारत की भाषा नीति क्या थी। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश जो है 2 भागों में बट गया। एक जो साउथ इंडिया के कंट्री थी, जो साउथ इंडिया के जैसे कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सारे कंट्री जहाँ इंग्लिश बोला जाता था, अंग्रेजी को अच्छे से समझा जाता था, और उत्तर भारत के कंट्री जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, करीब करीब गुजरात हो गया, ये सारे राज्य में जहाँ हिंदी बोली जाती थी, तो पूरे देश में सरकारी कामकाज किस भाषा में हो, हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो। अब उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे, वो पूरे देश का भाषा जो है, राजकीय भाषा जो नेशनल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश को घोषित करने के लिए आंदोलन करने लगे। साउथ इंडिया के जो लोग थे वो डर गए इस बात से कि अगर सारा काम, संसद में बहस भी हिंदी में होगा, सरकारी कामकाज हिंदी में होगा, कोर्ट में बहस भी अगर हिंदी में होगा, जो बड़े बड़े IAS के, UPCS के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे SSC का जो एग्ज़ाम्स हैं, वो भी अगर हिंदी में होगा, तो साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो तो पिछड़ जाएंगे, उनका तो कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो हिंदी बोलना इतने अच्छे से नहीं जानते। तो ऐसे में पूरे भारत जो है 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। हिंदी बोलने वाले लोग हिंदी का सपोर्ट करने लगे, इंग्लिश बोलने वाले लोग इंग्लिश का सपोर्ट करने लगे। ऐसे में भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भारत का नेशनल लैंग्वेज क्या घोषित किया जाए। थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है, अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इंडिया के सामने था कि भारत सरकार किस लैंग्वेज को पूरे देश का नेशनल लैंग्वेज घोषित करे। आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे संविधान में किसी भी एक लैंग्वेज को पूरे देश का नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है, का स्टेटस नहीं दिया गया है कि भाई इंग्लिश पूरे देश की लैंग्वेज होगी या हिंदी लैंग्वेज होगी। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया कि पूरे भारत में जो ऑफिस में बोला जाएगा, काम किया जाएगा, वो हिंदी में किया जाएगा। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। लेकिन हिंदी जो पूरे देश में 40% लोगों के द्वारा केवल हिंदी बोली जाती थी, 60% लोग हिंदी नहीं बोल पाते थे या बोलते थे। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। इस कह रहा है इसके अलावा कई सारे लैंग्वेज जो हैं हमारे देश में, कि भाई हिंदी के अलावा भी कई सारे लैंग्वेज को हमारे संविधान में हिंदी को तो सुरक्षा किया गया, उनकी सुरक्षा किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन कई सारे लैंग्वेज को और भी संविधान में मान्यता दिया गया। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज को और भी रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई 21 लैंग्वेज में हमारे देश का कामकाज होगा, केवल हिंदी में नहीं। जब भी जिसकी डिमांड हुई भारत सरकार को, जब भी जिस लैंग्वेज को लगा, तो उस लैंग्वेज को भारत का संविधान में शामिल किया गया और उन 21 लैंग्वेज में भारत के कामकाज अभी होंगे, हो रहे हैं। ए कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेज। कह रहा है अगर भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम होता है, कोई परीक्षाएं होती है, रेलवे का, SSC का, बैंकिंग का, IAS का, PCS का, इन सारे एग्जामिनेशन में व्यक्ति जो है इन 21 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में अपनी परीक्षा को दे सकता है।
स्टेट्स टू हैव ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट्स को यह अधिकार दिया गया कि आप अपना ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर सकते हो। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट कह रहा है मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, जो सरकार के और भी जो काम थे उसके लिए टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। अपने राज्य जो भी राज्य हैं वो अपने राज्य के अकॉर्डिंग अपना लैंग्वेज पॉलिसी घोषित कर सकता है। जैसे बिहार में हिंदी और उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर में पहला लैंग्वेज उर्दू को, बाद में दूसरे लैंग्वेज डोगरी को। इस तरह से हर स्टेट्स को यह अधिकार दिया गया कि आप अपना ऑफिशियल लैंग्वेज अपने राज्य के अकॉर्डिंग, जहाँ जिस लैंग्वेज को अधिक बोला जाता है उस लैंग्वेज में आप अपना काम काज कर सकते हो। ये राज्यों को थोड़ा सा छूट दिया गया कौन संविधान के द्वारा। आगे देखते हैं। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री adopted a very cautious attitude in spreading the use of हिंदी। श्रीलंका के बारे में आपने देखा ही होगा। श्रीलंका के कारण से भारत का जो लीडर था वो बहुत डरा हुआ था कि श्रीलंका में क्या हुआ। पिछले फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि श्रीलंका में तमिल लोग अपना अधिकार ही तो चाहते थे, लेकिन सिंगली ने उन्हें अधिकार देने से मना कर दिया। कहा नहीं, सिंगली ही पूरे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, तमिल नहीं होगा। और तमिल लोग चाहते थे कि नहीं, सिंगली और तमिल दोनों को पूरे देश की श्रीलंका का लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए, लेकिन सिंगलियों ने नहीं माना। और इसका रीज़न क्या हुआ, आज आप 2022 में श्रीलंका की कंडीशन देख रहे हो कि पूरे देश में जो है, पूरे देश के नागरिकों ने प्रेसिडेंट हाउस और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को घेर लिया। तो ये सिचुएशन आई क्यों? क्योंकि वहाँ सभी लैंग्वेज को मान्यता नहीं दिया गया, वहाँ सभी धर्म को रिस्पेक्ट नहीं मिला, वहाँ सभी जाति को एक समान इक्वालिटी का अधिकार नहीं मिला। इसीलिए श्रीलंका की कंडीशन आज ये हो गई। हमारे भारत में भी अगर ऐसा होता कि केवल हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता, दूसरे लैंग्वेज जैसे हमारे देश में क्या 21 लैंग्वेज में सारे कामकाज हो रहे हैं। पार्लियामेंट में कोई व्यक्ति तमिल में भाषण दे सकता है, तो अब आप कहेंगे सर जो हिंदी नहीं समझता है, जो तमिल नहीं समझता है, वो कैसे कर पाएंगे? तो उनके पास ब्लूटूथ होता है, उनके पास ऐसा मशीन होता है कि वो जिस लैंग्वेज में सुनना चाहें उस लैंग्वेज में वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चूँकि पार्लियामेंट में जो कामकाज होता है वो वर्ल्ड लेवल का होता है, तो वहाँ तो सरकार हर तरह की सुविधाएं करती है। बाकी पूरे भारत में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। इसीलिए भारत जो है इतने अच्छे से हमारा देश चल पा रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वे टू स्टॉप इन 1965। हमारे संविधान में इंग्लिश को 1947 से लेकर 1965 तक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया कि भाई सरकार में जो कामकाज होंगे वो इंग्लिश में होंगे, यानी 1965 तक इंग्लिश में होंगे। However, many non-Hindi speaking states demanded that use of English continue in Tamil Nadu। continue कह रहा है, जो हिंदी बोलने वाले जो लोग थे, जो हिंदी स्टेट्स थे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सारा जो हिंदी बेल्ट था, पंजाब, हरियाणा, ये सारे राज्य जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की डिमांड करने लगे। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टूक अ वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु में आंदोलन शुरू हो गया, लोग आंदोलन करने लग गए कि नहीं, पूरे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को घोषित किया जाए। अब भारत सरकार के सामने, इंडियन गवर्नमेंट के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने बड़ा ही प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि सरकार क्या करे। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। सरकार ने क्या किया, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, दोनों को। अगर केवल हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाता तो साउथ इंडिया के लोग आंदोलन करते और कई तमिलनाडु में वायलेंट हो गया, लोग मरने मारने को उतारू हो गए। और अगर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाता तो नॉर्थ इंडिया के लोग जो है आंदोलन शुरू कर देते। सरकार ने बहुत ही समझदारी के साथ दोनों ही लैंग्वेज को, हिंदी और इंग्लिश को, दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया कि दोनों में सरकारी कामकाज होगा।
many many uh, many critic thinks that the solution favored the English speaking elite। कह रहे बहुत सारे लोग जो थे इस सॉल्यूशन को ढूंढने लगे कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अंग्रेजी बोलने वाले जो एलाइट लोग थे, एलाइट का मतलब होता है बहुत अधिक अधिक पढ़े लिखे लोग, वो सारे लोग जो है इंग्लिश को फेवर करने लगे कि भाई इंग्लिश ही पूरे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे एक और रीज़न था कि पूरे विश्व में इंग्लिश बोली जाती थी, तो अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाता तो हमारा देश पूरे वर्ल्ड लेवल पे पिछड़ जाता। तो एक तरह से ये भी था, लेकिन दूसरा तरीका ये भी था कि अगर हिंदी हमारी पहचान थी, अगर हिंदी को ख़त्म कर दिया जाता तो फिर हमारी पहचान ही ख़त्म हो जाती। तो दो सरकार के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने बड़ा ही प्रॉब्लम सिचुएशन ख़राब था कि सरकार क्या करे ऐसे कंडीशन में। आगे देखते हैं, कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को इम्पोज नहीं कर रही थी, उसका विरोध नहीं कर रही थी कि भाई जहाँ लोग जो है हिंदी बोलते हैं तो वहाँ हिंदी बोलें, वहाँ हिंदी में काम हो, लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी सारे काम काज हों। द फ्लैक्सीबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर। भारत में जो है फ्लैक्सीबिलिटी लाई गई कि भाई इतना विरोध नहीं कि भाई जब हिंदी और इंग्लिश दोनों के लोग डिमांड कर रहे हैं तो क्यों ना दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए, सारे कामकाज दोनों लैंग्वेज में हो। तो भारत के लोग जो है, भारत के जो लीडर्स थे वो रूड नहीं थे, वो लचीले स्वभाव के थे, उन्होंने इस बात को बड़ी ही समझदारी के साथ सॉल्व कर लिया। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में लोग अड़े रहे कि नहीं भाई सिंगली ही पूरे देश श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा तो होगा, तमिल को हम ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करने ही नहीं देंगे। तो आज देख रहे हो आप श्रीलंका की कंडीशन। 2022 में 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, वो भी ब्रिटेन का गुलाम था, और आज 75 साल हो जाने के बाद भी श्रीलंका की कंडीशन जस की तस बनी हुई है। और हमारा इंडिया जो है वो 2030 तक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो हमारे इंडिया में जो फ्लैक्सिबिलिटी थी, इस कारण से हमारा इंडिया डेवलप करता रहा और दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करता रहा। देखते हैं, कह रहा है कंट्री, हाँ, द flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself। हमारे देश के लोग श्रीलंका में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे उनसे डरे हुए थे कि हमारे देश के लोग ये नहीं चाहते थे कि श्रीलंका वाली कंडीशन हमारे इंडिया की हो जाए, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोग आपस में लड़ने लग जाएं, मरने लग जाएं, ऐसी सिचुएशन ना हो। इसीलिए हमारे देश में दोनों ही लैंग्वेज को सरकारी भाषा घोषित किया गया और जो टेंशन था उसको सॉल्व कर लिया गया। आगे देखते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस। हमारा जो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है कि सेंटर कितना पावर किसको, पूरे देश की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है, पूरे देश को कैसे चलाया जाए, पूरे देश का रिलेशन कैसा हो, स्टेट का और राज्य का, कंट्री का और राज्य का, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथ इन प्रैक्टिस। कह रहा है कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन था हमारे फेडरलिज्म में, संघ में, वो बड़ा ही जो है ताकतवर रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अधिक पावर दिया गया, कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट को अधिक पावर दिया गया। तो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये सही से किया गया हमारे देश में। सेंट्रल गवर्नमेंट को जहाँ पावर मिलनी चाहिए वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ पावर मिलना चाहिए, जितना छूट मिलना चाहिए वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। इसीलिए हमारा देश जो है इतने अच्छे से चल पा रहा है। कह रहा है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियली डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ टू रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। कह रहा है हमारे कंट्री में किस प्रकार रूलिंग पार्टी जो था उसने अरेंजमेंट किया, उसने व्यवस्था किस प्रकार से किया, पावर का शेयरिंग का, पावर का बंटवारा किस प्रकार से किया, जिससे हमारा कंट्री
इतने सारे लीडर्स के होने के बाद, इतने सारी पार्टियां होने के बाद, इतने सारे राज्य होने के बाद भी हमारा कंट्री अच्छे से चल पा रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। कह रहा है ये बहुत लंबे समय की बात है कि कुछ पार्टी जो है लंबे समय से हमारे देश में शासन करते रहे, बोथ द सेंटर और पूरे देश में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट रही। जैसे 1947 में आज़ाद हुआ हमारा कंट्री, और 1985 तक लगभग पूरे देश में और कुछ राज्यों में लगभग राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। तो ऐसे कंडीशन में, और फिर उसके बाद आप देख रहे हो अभी 2014 के बाद से पूरे देश में एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है, और लगभग जितने स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कई बार ऐसा रहा कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में है उसी पार्टी की गवर्नमेंट लगभग स्टेट्स में है। ऐसे कंडीशन में क्या देश डेवलप हो पाएगा? दिस मींट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। अगर ऐसा होगा कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की सरकार होगी और उसी पार्टी की सरकार स्टेट गवर्नमेंट में होगी, तो क्या ऐसे कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट फ्रीली होकर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे में जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिक पावर होगा तो उसी के अंडर में रह करके स्टेट गवर्नमेंट कार्य करेगी, तो ऐसे में देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उस स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल was different, the parties that ruled as the center tried to undermine the power of states। वही कह रहा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में दूसरी पार्टी की सरकार होगी, स्टेट में अलग पार्टी की सरकार होगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो अच्छे से अपने नीति को लागू कर पाएगा और अच्छे से अपने राज्य को चला पाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जिस पार्टी की सरकार होती है सेंटर में और स्टेट दोनों में सेम पार्टी की सरकार, तो ऐसे कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा फंड देता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो खैर, इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टी। यहाँ वही कह रहा है कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का, संविधान का मिसयूज करना शुरू कर देता है। जैसे 1985 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने पूरे कंट्री में जो है आपातकाल लागू कर दिया। तो क्या किया, अपने पावर का मिसयूज किया, संविधान में नए संविधान संशोधन कर दिए गए, जबकि ऐसा किसी भी पार्टी को, किसी भी गवर्नमेंट को ऐसा करने का राइट्स नहीं होता है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी की सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी की सरकार है, दोनों में सेम पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, दोनों पार्टी जो है विरोधी हो जाती है। ऐसे कंडीशन में राज्य का विकास नहीं हो पाता है। तो वही कह रहा है दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, यही हमारे फेडरलिज्म को डेवलप नहीं होने देता है। आगे देखते हैं, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 90। ये चीज़ें 1990 के बाद से, 1985 के बाद से, 1985 नहीं 1990 के बाद से हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया, बदलाव होना शुरू हो गया। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। और 1990 के बाद से हर स्टेट्स में नई नई पार्टी बनने लग गया, नई नई पार्टी फॉर्म होने लग गया। अब देखते हैं, दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट और एट द सेंटर। और इसी के बाद से हमारे सेंटर में, पूरे देश में कोलिजन पार्टी की गवर्नमेंट बनने लगी। कोलिजन का मतलब होता है जब कई सारी पार्टी मिल करके, किसी एक पार्टी को जनता वोट नहीं देती है, कई सारी पार्टियां मिल करके जब सरकार बनाती है उसे कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। तो 1990 के बाद से किसी भी एक पार्टी को जनता ने वोट नहीं दिया, बल्कि कई सारी पार्टियों को वोट दिया और कई सारी पार्टियों ने मिल करके सरकार बनाना शुरू कर दिया। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा में
जब पूरे देश में सरकार बनता है तो लोकसभा का इलेक्शन होता है, और लोकसभा में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रहा था। आपको पता है सरकार बनाने के लिए 50% सीट का होना जरूरी है। जैसे 543 टोटल सीट लोकसभा में कितना है, 545, 545, लेकिन 543 सीट्स का पर इलेक्शन होता है। 543 सीट का आधा जो है, करीब करीब 276 व्यक्ति सांसद जिस पार्टी के चुनाव में जीतेंगे उसी पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार होगा। अगर किसी एक सिंगल पार्टी को इतने सीटों पर जीत नहीं मिलेगी तो 2-3 पार्टियां मिलकर के जब सरकार बनाती है उसे कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। कह रहा है द क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विद मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कह रहा है जब सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल लोकसभा में जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलने लग गया तो कई सारी पार्टियों ने मिल करके जब सरकार बनाना शुरू कर दिया, उसे अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं, उसे कोलिजन गवर्नमेंट भी कहते हैं। फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, पावर शेयरिंग का एक अलग तरीका स्टार्ट हुआ, और ऐसे कंडीशन में भाई जिस पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने में सपोर्ट किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा की बड़ी पार्टी है, तो छोटी पार्टियों का वो रिस्पेक्ट करने लग गई। और इससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, तो कभी भी संविधान में कोई संशोधन होना है, कभी भी कोई कानून बनना है, तो जब सारी पार्टियां मिल करके कोई कानून बनाएगा तो छोटी पार्टियां क्या करेगा, विरोध करेगा। और छोटी पार्टियां अपने क्षेत्र का विकास के लिए क्या करेगा, फंड की ज़्यादा डिमांड करेगा। तो जब फंड का ज़्यादा डिमांड करेगा तो छोटे छोटे राज्यों का, छोटे छोटे क्षेत्रों का अधिक विकास होगा। इसलिए कोलिजन गवर्नमेंट में देश का अधिक विकास होता है। जहाँ पे सिंगल पार्टी है वहाँ पे कम विकास होता है, बजाय जहाँ पे कई सारी पार्टियाँ मिलकर के सरकार बनाती है। देखते हैं दिस ट्रेंड was supported by a major judgment of the Supreme Court that had it difficult for the central government to dismiss the state government in an। कह रहा है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, पावर का बंटवारा होता है, जब कोई विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा प्रॉब्लम इशू खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या करा जाए। हाँ, तो वही कह रहा है thus federal power sharing is more effective today than it was the early years after the constitution came into force। कह रहा है कि जो फेडरल सिस्टम में जो पावर शेयरिंग है वो मोर इफेक्टिव है। आज के समय में जो पावर का शेयरिंग किया गया, पावर का बंटवारा किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन मैटर पे कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किन किन मैटर पर कानून बना सकती है, ये जो पावर शेयरिंग है ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे संविधान में किया गया है, और इसीलिए हमारा जो संविधान है इतने सालों के बाद भी टूटा नहीं। अब हम जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको समझते हैं कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है। दोस्तों, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया? आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि हमारे देश में कितना लैंग्वेज है, कितना भाषा है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वन काउंट्स इट। ये इसका जवाब जो है इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषा की काउंटिंग करते किस प्रकार से हैं। द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011 में अभी जो भी रिकॉर्ड हम पढ़ रहे हैं
वो 2011 में जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, उसी के आधार पे जो रिकॉर्ड हमारे हमारे पास अवेलेबल है, उसी के आधार पे हम ये करते हैं। तो दिस सेंसस रिकॉर्डेड मोर देन 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज विच पीपल मैंशनड एट देयर मदर टंग। हमारे देश में 1300 भाषाएँ, लगभग 1300 भाषाएँ बोली जाती है, और इसे मदर टंग कहते हैं, जिसे मातृभाषा कहते हैं। पता है मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा का मतलब होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला लैंग्वेज जो बोलता है उसे मदर टंग होता है उसका। माँ के साथ जब उसका मुखातिब होता है तो पहली भाषा उसकी मदर टंग होती है। करीब करीब हमारे देश में 1300 लैंग्वेज मदर टंग बोला जाता है। तो यहाँ वही कह रहा है, दिस लैंग्वेज वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेज। कह रहा है ये जो लैंग्वेज है एक दूसरे के साथ बोली जाती है, समझी जाती है, और 1300 जो भाषाएं हैं वो लगभग मेजर लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल कुछ लैंग्वेज मेजर लैंग्वेज है, 1300 नहीं, कुछ लैंग्वेज जो है मेजर है जिसको सब लोग समझता है और बोलते भी है। जैसे लाइक भोजपुरी पता ही है, बिहार और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में ये भाषा बोली जाती है और लगभग समझी पूरे देश में जाती है। मगधी जो है ये पटना के आसपास, बिहार की राजधानी पटना के आसपास, ये पटना गया वाला जो रीजन है यहाँ पे बोली जाती है और समझी पूरे देश में जाती है। बुंदेलखंडी जो है ये वेस्टर्न यूपी में और लगभग ग्वालियर के आसपास, ये सब जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बोली, और लगभग बुंदेलखंडी थोड़ा प्यारा लैंग्वेज है, समझे पूरे देश में जाता है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी बोला जाता है और समझा जाता है, अच्छे से समझ लेता है कोई भी। राजस्थानी भी प्यारा लैंग्वेज है। एंड मेनी अदर वर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी। ये सारा लैंग्वेज जो है हिंदी के अंडर आता है और पूरे देश में बोला और समझा जाता है। इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग द सेंसस फाउंड 121 मेजर लैंग्वेजेज, यानी 121 जो है वो मेजर लैंग्वेज है। यानी जिस तरीके से हमने आपको बताया, भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, मगधी, तो ये सारा लैंग्वेज इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये हिंदी से मिलती जुलती लैंग्वेज है और पूरे भारत में बोली तो कुछ जगहों में जाती है लेकिन समझी पूरे देश में जाती है। इस प्रकार का जो 2011 के जनगणना के आधार पर 121 मेजर लैंग्वेज था। ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेज आर नाउ इंक्लूडेड इन द 8th schedule of Indian Constitution and are therefore called scheduled languages। और 22 लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज घोषित किया गया 8 शेड्यूल्ड में, यानी 8वें जो हमारा शेड्यूल्ड था उसमें जो है लगभग 22 भाषा आज ऐसा है जिसमें पूरे देश में सारा कामकाज इन 22 भाषाओं में हो रहा है या हो सकता है। अदर्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। 22 के अलावा जो और लैंग्वेज है वो नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहलाया जाता है। बोली और समझी जो जाती है लेकिन सरकारी कामकाज में उनका इस्तेमाल नहीं होता है। अब 22 लैंग्वेज कौन कौन सा है अभी देख लेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम देख लेंगे कौन कौन सा 22 लैंग्वेज है। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। इसीलिए कहा जाता है भारत में 1300 से अधिक भाषाएं बोली जा रही है, 7 धर्मों के लोग रहते हैं, 28 राज्य और करीब 8 यूनियन टेरिटरी। इतने बड़ा डाइवर्सिटी वाला कंट्री इंडिया है जो पूरे विश्व में, इतना बड़ा डाइवर्सिटी वाला कंट्री पूरे विश्व में कहीं नहीं है। A look at the enclosed table make it clear that no one language is the mother tongue of major our population। कह रहे हैं हमारे देश में कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है, क्लियरली ऐसा नहीं है कि इज मदर टंग ऑफ मेजर। हमारे देश का जो मेजर पॉपुलेशन है यानी 60% 70%, कोई एक ऐसा लैंग्वेज हो जिसको मदर टंग के रूप में यूज करे, ऐसा कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है। द लेटेस्ट लैंग्वेज हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 44% इंडियंस। हमारे देश में जो हिंदी बोली जाती है वो लगभग 44% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। तो जब 44% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है तो
क्या आप हिंदी को नेशनल लैंग्वेज तो घोषित नहीं कर सकते ना। कह रहा है इफ़ वी ऐड टू दैट ऑल दोज हु न्यू हिंदी एज देयर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज द टोटल नंबर वॉज स्टिल लेस देन 50% इन 2011। कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि अगर हम थोड़ा समझेंगे, आप लोग भी थोड़ा समझना कि अगर हम हिंदी को सेकंड या थर्ड लैंग्वेज में बोला जाए तो इस आधार पे जो टोटल नंबर था वो 50% से भी कम था 2011 में। एज फॉर इंग्लिश ओनली 0.02% इंडियंस रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग। इंग्लिश जो मदर टंग का मतलब बता दिया है। जब बच्चा कंफर्ट फील करता है, 24 घंटे इंग्लिश में बात करता हो, वो अच्छे से समझता तो हुई लेकिन बात भी अच्छे से कर पाता हो, तो पूरे देश में केवल 0.02% जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे। अनदर 11% न्यू इट एज अ सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, और 11% जो लोग थे वो इंग्लिश को सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज के रूप में बोलते थे और समझते थे। रीड दिस टेबल केयरफुली बट नो यू नीड नॉट मेमोराइज। आप इस टेबल को जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ केवल समझो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना आपको याद भी नहीं रहेगा और करने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट टू द फॉलोइंग, आप थोड़ा सा इसको समझेंगे और आप आगे समझने के बाद देखने की कोशिश करेंगे। शेड्यूल, हाँ, कह रहा है यहाँ मेक अ बार या पाई चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंफॉर्मेशन। आप एक पाई चार्ट बनाओ इस बेसिस पे, और प्रिपेयर अ मैप ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बाय शेडिंग द रीजन वेयर ईच ऑफ दीज लैंग्वेज इज स्पोकन ऑन द मैप ऑफ इंडिया। कह रहे थोड़ा मैप में आप समझिए कि कौन से राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, और उसको शैडो करो, उसको जो है उसको छाया करिए, उसको बनाओ आप अच्छे से, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फाइंड आउट अबाउट एनी 3 लैंग्वेजेज दैट आर स्पोकन इन इंडिया बट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेबल। कह रहा है हमारे इंडिया में 3 और लैंग्वेज हैं जो हमारे इंडिया में बोला जाता है बट इस टेबल में उसे शामिल नहीं किया गया है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज देखते हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो 8वीं अनुसूची में 8 जो भाषाएं हैं उसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है, अभी देखेंगे हम। तो आसामी, असम जो है पूरे देश में 1.26% लोग असमी बोलते हैं। देखना, बंगाली 8.03% जो लोग हैं वो बंगाली बोलता है। बोडो जो नागालैंड की भाषा है वो करीब 0.12% जो लोग हैं वो बोडो बोलता है। डोगरी 0.21%, गुजराती करीब 4.5% यानी 4.58%, हिंदी करीब 44%, 43.63%। अब देख रहे हैं कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है और 3.61%, कश्मीरी जो कश्मीर में बोली जाती है 0.56%, कोंकणी 0.19%, मैथिली 1.12% जो मैथिली है वो बिहार में बोली जाती है, बिहार के कुछ क्षेत्रों में मैथिली बोली जाती है, तो 1.12% मैथिली बोली जाती है। मलयालम, केरल के लोग जो मलयालम बोलते हैं वो करीब 3% है, 2.88% है। मणिपुरी 0.15% है। मराठी 6.86% है, करीब मराठी जो महाराष्ट्र में बोला जाता है, महाराष्ट्र जहाँ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है वहाँ मराठी बोली जाती है और करीब 7% लोग जो है मराठी बोलते हैं और समझते हैं। नेपाल अलग कंट्री है लेकिन नेपाल का लैंग्वेज हमारे देश में भी बोला जाता है। बिहार के साइड के जो लोग होते हैं, उत्तर प्रदेश जहाँ से बिहार नेपाल का बॉर्डर मिलता है वहाँ के आसपास के जो लोग नेपाली बोलते हैं बट इंडिया में रहते हैं करीब 0.24% है। उसके बाद ओडिया जो है उड़ीसा में बोलने वाली भाषा है और 3.10% ओडिया बोला जाता है। पंजाब जो पंजाब में बोलने वाली लैंग्वेज है करीब 3% पंजाबी बोला जाता है और 2.74%। संस्कृत जो नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है लगभग बहुत अधिक क्षेत्रों में समझा भी जाता है। उसके बाद नॉर्थ, यहाँ पे एन का मतलब है स्टैंड फॉर नेग्लिजिबल, यानी इसको यहाँ शामिल नहीं किया गया है। संथाली जो है
अभी आपने देखा होगा भारत का जो प्रेसिडेंट बना है, पहली बार ट्राइबल वोमेन बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो वो जो संथाली भाषा बोलती है, और संथाल जो है करीब करीब झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, थोड़ा सा बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इन 5 राज्यों में थोड़ा थोड़ा संथाल पाया जाता है। तो संथाली जो है वो 0.61% लोग जो है संथाली बोलते हैं। सिंधी 0.23%, तमिलनाडु के जो लोग हैं करीब 6% लोग तमिल बोलते हैं, 5.70%। तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो लोग हैं तेलुगु बोलते हैं, करीब करीब 7% जो लोग हैं ये तेलुगु बोलते हैं। और उर्दू, पूरे भारत में जो मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी के जो लोग हैं वो करीब करीब 4.19%, 4% जो लोग हैं वो उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 22 लैंग्वेज है, इसे शेड्यूल्ड लैंग्वेज, इस पूरे 22 भाषाओं में कोई भी व्यक्ति सरकारी काम काज कर सकता है, या कोई भी एग्ज़ाम अगर सरकारी नौकरी के लिए होता है इस 22 लैंग्वेज में कोई भी व्यक्ति दे सकता है। इसे ही शेड्यूल्ड लैंग्वेज किया गया है। यही चीज़ें श्रीलंका में नहीं हुआ। श्रीलंका में एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया, सारा कामकाज सिंगली में ही होता था। लेकिन हमारे देश के नेता जो थे वो श्रीलंका से उन्होंने सीखा और 22 लैंग्वेज को हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया। और 22 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो, या किसी भी लैंग्वेज में आप अपना कोई भी परीक्षा एग्ज़ाम दे सकते हो। इसीलिए हमारा देश जो है वो कई सारे भागों में नहीं टूटा और हमारा देश अच्छे से चल पा रहा है। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्या है। रीड द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम एन आर्टिकल बाय नोटेड हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा दैट अपीयर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 2006 में रामचंद्र गुहा एक हिस्टोरियन, इतिहासकार हैं। उन्होंने जो है किस प्रकार ये लेख लिखा था और उसमें क्या उन्होंने बताने की कोशिश किया है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आप अच्छे से चैप्टर को समझ पाएंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप अगर नहीं पढ़ना चाहें तो आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बन पाएगा। द रिपोर्ट ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज इम्प्लीमेंटेड एग्जैक्टली 50 ईयर्स अगो। ये जो कमीशन था एक स्टेट्स वाला, 50 साल पहले इम्प्लीमेंट हुआ ऑन 1 नवंबर 1956 को। दिस इन इट्स ऑन टाइम एंड ऑन वे हैज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ द नेशन। गांधी जी एंड अदर लीडर्स प्रोमिस्ड देयर फॉलोअर्स दैट व्हेन freedom came, the new nation would be based on a new set of province. They based on the principle of language. However, when India was finally freed in 1947, it was also divided. कह रहा है कि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके बाद अभी मैंने बताया था आपको कि हर राज्य के लोग भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर राज्य की डिमांड करने लग गए। तो ऐसे में पूरे देश के नेता डर गए कि अगर राज्य के लैंग्वेज के आधार पर पूरे देश का डिवाइड होगा तब तो कई सारे करीब 200 राज्य बन जाएगा। तो क्या 200 राज्य अगर बन जाएगा तो क्या देश चल पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि फिर देश टूटने की मांग होने लग गए, अलग अलग राज्य जो है अलग अलग देश की मांग करने लग जाए। रसिया में यही हुआ कि कई सालों से वहाँ रसिया में अलग अलग कंट्री, अलग अलग राज्य जो है अलग अलग कंट्री की डिमांड करने लग गए। तो कई सारे राज्य जो थे वहाँ अलग अलग देश की डिमांड करने लगे और अलग कंट्री बन गया वहाँ पे। तो भारत के लोग भी इस बात से डरे हुए थे। तो इसीलिए भारत के लोगों ने संविधान में संशोधन का प्रावधान रखा कि भाई जब समय के हिसाब से हर चीज़ों को संविधान में शामिल किया जाए और नई नई जैसे सिचुएशन होगी संविधान में वैसे ही बदलाव किया जाए। तो जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी और कई सारे उनके फॉलोअर्स ने लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई भाषा के आधार पर राज्य को बनाया जाएगा। गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं तो गुजरात को अलग, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं तो उसके लिए अलग। लेकिन जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, जब डिमांड इतनी अधिक होने लग गई तो भारत के लीडर डर गए और उन्होंने क्या किया, फाइनली जो है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने इसके लिए कमेटी गठित करी कि भाई भाषा क्या किया जाए, भारत का विभाजन जो है, भारत का राज्य किस आधार पर बनाया जाए। क्या भारत का राज्य जो है भाषा के आधार पर बनाया जाए या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी के आधार पर, सुविधा के आधार पर बनाया जाए। तो दोनों ही रास्ता अपनाया गया। जहाँ पे विरोध अधिक देखा गया
वहाँ लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई गई, जहाँ पे विरोध कम था वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ का डिफ़िकल्ट था वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे राज्य को अलग सेपरेट किया गया। तो इस प्रकार से भारत का पार्टीशन जो है वो हमारे देश के लिए बड़ा ही दुखद रहा। थोड़ा सा देखते हैं इसको भी। पार्टीशन वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ primordial attachment to one's faith. How many more partition would that other primordial loyalty language lead to? So ran the thinking of Nehru, Patel and राजा जी। कह रहा है जो हमारा पार्टीशन हुआ उसमें एक विश्वास ये किया जा रहा था कि अगर भाषा के आधार पे अगर भाषा के आधार पे राज्य का बंटवारा होने लग गया तो बहुत सारे राज्य बढ़ जाएंगे। इन सब चीज़ों से जो हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे, राजा जी चक्रवर्ती राजा जी थे, ये सारे लोग बहुत ही डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि उनके मन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि अगर लैंग्वेज के आधार पर राज्य का बंटवारा होने लग गया तो हमारा देश जो है वो कहीं ऐसा ना हो भारत कई सारे देश में डिवाइड हो जाए। फार फ्रॉम अंडरमाइन इंडियन यूनिटी लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव हेल्प्ड स्ट्रेंथन इट। इट हैज प्रूव्ड टू परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू कनेक्ट एंड इंडियन बंगाली एंड इंडियन तमिल एंड इंडियन गुजराती एंड इंडियन टू द श्योर दिस स्टेट्स बेस्ड ऑन द लैंग्वेज समटाइम्स क्वेरल विद वन अनदर। कह रहा है कि हमारे भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर जब राज्य को बनाया गया तो क्या हुआ, इसकी एकता को मजबूत करने में मदद किया। यानी एक व्यक्ति कन्नड़ और भारती या बंगाली और भारती तथा तमिल और भारती या गुजराती और भारती जैसे दो पहचान के साथ आसानी से जी सकता था। यानी कहने का मतलब है कि अगर भाषा के आधार पर राज्य को अगर बांटा जाता तो ये ठीक नहीं था, लेकिन जहाँ विरोध बहुत अधिक हुआ वहाँ तो किया ही जाना चाहिए था और किया ही गया। वाइल दीज डिस्प्यूट्स आर नॉट प्रिटी, जब ये लड़ाई होने लग गई, जब बंटवारा होने लग गया तो बहुत ही प्यारा नहीं था, बहुत दुखद था। दे कुड इन फैक्ट हैव बीन फॉर वर्स, और हमारे देश के लिए ये बहुत ही बुरा कहा जा सकता है, बुरा दिन कहा जा सकता है। देखते हैं। It is the formation of linguistic states that has allowed India to escape what might have been a worse fate still। भारत की कह रहा है भाषावार जो लिंग्विस्टिक स्टेट था कि भारत के नेताओं ने इस कंडीशन से, वर्स्ट कंडीशन से इंडिया को बचा लिया। अगर तेलुगु, वही कह रहा है स्पीकर्स ऑफ तेलुगु, मराठी etc all had been disregarded, what we might have here was one language 14 or 15 nations। कह रहा है अगर हमारे देश में अगर इस प्रकार की सिचुएशन होती तो हमारा देश जो है 14-15 देशों में बट गया होता, तो फिर ऐसे कंडीशन में भारत लंबे समय तक नहीं टिक सकता था। कह रहा है टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑन योर ऑन स्टेट और एनी अदर स्टेट वॉज अफेक्टेड बाय लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है टेक द एग्जाम्पल, आप जो है अपने राज्य या किसी ऐसे राज्य का एग्जाम्पल लो। टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर ऑन स्टेट, आप अपने राज्य का एग्जाम्पल लें या किसी दूसरे राज्य का एग्जाम्पल लें जहाँ पे तो आप अपने राज्य का एग्जाम्पल लें या किसी दूसरे राज्य का एग्जाम्पल लें तो आप उसके पक्ष में या विपक्ष में आप कोई टिप्पणी कर सकते हो, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ताकि तब ऐसा लगेगा कि आपको समझ में आ गया हो। आगे हम देखते हैं